राजस्थान में है फिर से चुनाव, देखते हैं किसका फिट बैठता है दांव। किसकी है तैयारी बहुत और कौन कौन है तैयार, किसका है दावा तगड़ा और कौन कौन है दावेदार। देखना ना भूलें चुनाव 2023 दावेदार, सिर्फ एसटीवी पर। नमस्कार, आज एक बार फिर हम आपके बीच में हाजिर हैं प्रोग्राम दावेदार लेकर। दावेदार में हम लोग प्रयास करते हैं ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं और अपने विचार जनता के बीच में साझा करना चाहते हैं। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत को आपसे मिलवाना चाहते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि पिछले दिनों एक राजगढ़ में मामला हुआ था जब 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा गया था। तो उस प्रकरण को उठाने वाले जो शख्स थे वो आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर पंकज गुप्ता। डॉक्टर पंकज गुप्ता को अक्सर आपने भगवा कपड़ों में हर कार्यक्रमों में देखा भी होगा। डॉक्टर पंकज जी, आपका हमारे साथ स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम चर्चा शुरू करना चाह रहे हैं, तो एक बार मैं फिर बता दूं, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। शुरुआत वहीं से करेंगे, पहले हम उनसे जानेंगे कि ब्रजभूमि कल्याण परिषद क्या है और किस तरीके के काम वो देखती है। सभी को नमस्कार। ब्रजभूमि कल्याण परिषद जो है ये ब्रज क्षेत्र के विकास, संवर्धन, वहाँ के लोगों की अस्मिता के लिए कार्य कर रही है जी। और 35 सालों से कार्य कर रही है। जो ब्रज का क्षेत्र है ये ब्रज का ही हो सकता है, कृष्ण भक्तों का ही हो सकता है। वहाँ पर श्री कृष्ण की तमाम तरह की जो है वहाँ पे मंदिर है, मठ है और तमाम तरह के वहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण लीलाएं की हैं जी। तो 20 फरवरी 1987 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने क्षेत्र का सांप्रदायिक तुष्टीकरण करके और हमारे संविधान के विरोध में, संविधान के खिलाफ कार्य किया था और एक विकास का बोर्ड का नाम दिया था। वो विकास का बोर्ड नहीं है, वो विनाश का बोर्ड है और मेवात विकास बोर्ड उन्होंने बनाया था। तो उसको भंग करवाने के लिए और ब्रज विकास बोर्ड बनाने के लिए हमारी संस्था ये काम कर रही है और उसका फ़ायदा भी अभी हुआ है कि अभी पिछले दिनों जो गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जो है ब्रज धार्मिक बोर्ड बनाने की घोषणा की है। जी, ये ब्रजभूमि कल्याण परिषद का एक छोटा सा परिचय आपने दिया। क्योंकि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। अभी कुछ और मुद्दे भी हैं, पहले पंकज जी से हम वो जानना चाहेंगे। आपके संज्ञान में जैसे राजगढ़ का एक मामला आया था, वो बड़ा सुर्खियों में रहा था। हालांकि मामला जो था वो शायद 17 या 18 अप्रैल का था और यह मामला खुला था 21 और 22 अप्रैल के आसपास। 4 दिन बाद यह मामला कैसे संज्ञान में आया? ये हम लोगों को पेपर से जानकारी मिली कि वहाँ पर दुकानें तोड़ी गई हैं जी। हम वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर जाकर के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ दुकानों के साथ साथ मंदिर तोड़े गए थे और 300 साल पुराने मंदिर तोड़े गए थे और उनके बारे में किसी भी पेपर में कुछ नहीं लिखा था, कोई खबर नहीं थी, कुछ बाहर नहीं था। वहाँ के लोग, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे इतने ज़्यादा आतंकित थे कि वो शिकायत करने में भी घबरा रहे थे और बातें बताने में भी घबरा रहे थे। तो हम जब वहाँ पर गए, 2-3 दिन लगातार हम जाते रहे, तो वहाँ से वो वीडियो सामने आए हमारे, और जब वो वीडियो सामने आए हमने देखा कि कितनी दुर्दशा हिंदू मंदिरों की वहाँ पर की है। तो उस दुर्दशा के लिए हमने वहाँ के लोगों से बोला कि आप चलो हमारे संग, आप एफआईआर करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उन्होंने इतने ज़्यादा आतंकित थे, उन्होंने मना कर दिया कि आप तो हमारा नाम भी मत लेना। तब आखिर में हमने जो है 21 तारीख को रात को, और वहाँ पर जो है वहाँ के जनप्रतिनिधि जो है और नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ जो है नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। डॉक्टर पंकज गुप्ता चारों तरफ छाए हुए थे उस दौरान। वैसे आपको अक्सर ऐसे मुद्दे टकरा भी जाते हैं। वो एक पिछले दिनों एक हमने देखा था, आप मथुरा भी गए हुए थे, तो एक कचरा पात्र में कहीं मोदी जी और योगी जी की तस्वीर आपके हाथ लग गई थी। आपको नेशनल सुर्खियों की खबरें भी तुरंत हाथ लग जाती हैं, क्या मामला है? सिर्फ पंकज जी को क्यों नजर आती है सारी जी? हाँ, हम लोग उस समय जो है द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करके आ रहे थे और ब्रजभूमि कल्याण परिषद का ही कार्यक्रम था। तो सुबह के टाइम पर एक जो है कचरा गाड़ी में जो है वो कर्मचारी जो है मूर्ति लेकर के जा रहा था और गाड़ी से हमें नजर आई आधी मूर्ति योगी जी की। हमने उसको रुकवाया
रुकवा के वो कचरा पात से मूर्तियां, वो जो तस्वीरें थी बाहर निकाली, सफाई करके हम उनको ले आए। और आज भी वो जो है मेरे कार्यालय के अंदर मेरे ऑफिस में योगी जी और मोदी जी की मूर्ति लग रही है। और उस समय उस कर्मचारी को बर्खास्त भी कर दिया था, लेकिन फिर हमने योगी जी के ऑफिस में कांटेक्ट किया कि भाई उस कर्मचारी की ऐसी कोई गलती नहीं है, वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी जानकारी में नहीं है, जिसने ये जो है तस्वीरें फेंकी हैं असली कल्प्रिट तो वो है। तो ऐसा करने से उस कर्मचारी को भी रेइंस्टेट किया था। और एक ये बड़ा मुद्दा वायरल हुआ था जो है मोदी जी और योगी जी की तस्वीरों को। और ये मेरे को बड़ा जो है भगवान का आशीर्वाद है कि जो इतनी जो है भव्य जो तस्वीरें हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें आज मेरे कार्यालय में लगी हुई हैं। जी, अब हम जिस कार्यक्रम के तहत यहाँ बैठे हुए हैं उसी सिलसिले में हम चर्चा भी शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत अब हम यहाँ से करें, क्योंकि आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप भगवा वस्त्र पहन करके लगातार सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य जो राजनीति से जुड़ा हुआ भी होता है और हो भी सकता है। और आप खुद भी जो आप सक्रियता दिखा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं यह लगता है कि आप भी आने वाले चुनाव में सक्रिय होने वाले हैं या चुनाव के टिकट के दावेदार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या यह सही है कि आप चुनाव में दावेदार हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं बिल्कुल चुनाव में दावेदार हूं, लेकिन मेरी सक्रियता कोई आज की सक्रियता नहीं है। मेरी सक्रियता 20 साल 30 साल पुरानी सक्रियता है। मैं जो है सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहा हूं। पहले कच्ची बस्तियों में काम करता था और जो है सेवा भारती के माध्यम से तमाम जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं, दलित समाज की बस्तियां हैं, उनके अंदर हमने सेवा के प्रकल्प चलाए हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। मैं पिछले दिनों फोटो देख रहा था, 2003 में गुरु नानक जयंती हमने मनाई थी और तमाम तरह के हम काम कार्य करते थे, सेवा भारती के माध्यम से करते थे। उसके बाद हम जो है जेलों के अंदर जाते हैं और गीता भगवत गीता के माध्यम से अपराध मुक्त समाज निर्माण, और ये अपराध मुक्त समाज निर्माण जो भगवत गीता का जो संदेश है, जो आज से 5159 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर दिया था कि किसी भी नेता का, प्रशासक का अगर कोई उद्देश्य है, एकमात्र धर्म है, तो वो अपने सज्जनों की रक्षा है। और वो रक्षा तभी हो सकती है जब दुष्टों के ऊपर, जो गलत काम करने वाले हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो मोदी जी कर रहे हैं और योगी जी कर रहे हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जी, साधु लोग, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के ऊपर दंड, धर्म सिर्फ यही हो सकता है। जी, चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि दावेदारी जता रहे हैं और भाजपा से टिकट भी मांग रहे होंगे कि आने वाले चुनाव में आपको पार्टी यहाँ से प्रत्याशी बनाए। अगर अब मैं मुद्दों की बात करूँ, अलवर में विकास की दृष्टि से क्या देखते हैं, कितनी गुंजाइश आपको नजर आती है? देखिए, अलवर में गुंजाइश ही गुंजाइश है। अलवर एक छोटा शहर है और यहाँ पर विकास की बहुत संभावना है। सबसे पहला आप मुद्दों की बात करते हो तो सबसे पहला मुद्दा तो किसी भी स्थान के लिए सुरक्षा का होता है। अलवर जो जगह है, छोटा शहर है, दो तरफ तो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो सारी सुरक्षा करने के लिए बाकी दो जगह ही रहती हैं जी। और आप अगर उस छोटे शहर को सुरक्षा नहीं दे पाते तो प्रशासन की, और प्रशासन से भी ऊपर मैं कहूंगा राजनेताओं की इसमें गलती है। राजनेता इसमें जिम्मेदार हैं जी। और अलवर को सुरक्षा प्रदान करना, और छोटे से शहर के अंदर आप सुरक्षा प्रदान करेंगे तो विकास भी उसी से बढ़ता है। विकास तो आम आदमी खुद ही विकास करना चाहता है, उसको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। आज जो है हमारे पूरे देश के अंदर जो काम मोदी जी ने किया है कि पूरे देश के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास खड़ा कर दिया है। बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल के जो है रेलवे स्टेशन, बसें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है तो विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। इसी तरह से अलवर के लिए आपको जरूरत है, जो टूटी सड़कें पड़ी हैं उनको बनाओ। यहाँ पे शहर में जो गंदगी पड़ी है इसको साफ करो। हमारे शहर के अंदर तमाम तरह की पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आज अगर हम पर्यटन, मत्स्य नगर जो है ये हमारा राजस्थान का प्रवेश द्वार है। आज अगर जो है यहाँ पर हम पर्यटन को बढ़ावा देते हैं तो यहाँ पर जो पर्यटक आएगा उसके कारण छोटे दुकानदारों की आमदनी बढ़ेगी, हमारे शहर की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सुरक्षा देनी पड़ेगी, दूसरा आपको सफाई करनी पड़ेगी, तीसरा अपने पर्यटन स्थलों की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने देश को और प्रदेश का आप सहयोग कर पाएंगे। अपने अलवर से हम इतना टूरिज्म पैदा कर सकते हैं कि हमारे आम आदमी की जो
आमदनी है वो बढ़ जाएगी, और उस आमदनी बढ़ेगी, हमारे देश का हम फायदा करेंगे। बहुत सारे देश भी ऐसे हैं जो सिर्फ पर्यटन के ऊपर चल रहे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं। मैं पिछले दिनों बैंकॉक गया था। बैंकॉक का जो वहां का संग्रहालय मैंने देखा, वहां का संग्रहालय के अंदर ऐसी ऐसी चीजें थी जिनको देख के हंसी आती है। छैनी हथौड़ी वहां पर थी, और लेकिन लाखों की तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं। जबकि यहाँ अंबार है। हमारा जो है संग्रहालय अलवर का जबरदस्त है, जबरदस्त संग्रहालय है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान कई देशों से अच्छा संग्रहालय है। जी। जरूरत है सफाई की, जरूरत है इसकी मार्केटिंग की, ठीक बात। वो हमको करना पड़ेगा। देखिए, आपके सुझाव निश्चित रूप से जो पर्यटन को लेकर के आ रहे हैं, वो मान सकते हैं कि पर्यटन अलवर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। हमारे पास सरिस्का है, टाइगर सेंचुरी है, ये भी एक बड़े हमारे पास में ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे देश दुनिया में हम और बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम मुख्य मुद्दों की बात कर रहे थे। अलवर के लिए मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण आता है पानी। पानी एक बड़ी समस्या है। पानी का समाधान आज तक नहीं हो पाया। ERCP योजना कभी इधर और कभी उधर, भाजपा कांग्रेस की तरफ डालती है, कांग्रेस भाजपा की तरफ डालती है। भले ही इस योजना को 15 साल हो गए हों, लेकिन आज तक कोई धरातल पे नज़र नहीं आ रहा है। इन मुद्दों पे समाधान कैसे होगा? क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराध पे कंट्रोल कैसे होगा, और जनता के ऐसे जो भी धरातल पे आने वाले जो मुद्दे हैं उनके समाधान कैसे होगा, उसका विजन क्या है आम जनता के लिए? क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में दावा ठोक रहे हैं, तो जनता को यह भी बताइए कि आप इन समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे। देखिए, एक ही समाधान है, और वो है राजनेता की इच्छा शक्ति। प्रशासक जो है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो राजनेता के हिसाब से काम करता है। राजनेता की इच्छा शक्ति होती है तो काम होता है। मोदी जी ने जिस तरह से उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से आज पूरे देश के अंदर जो विकास की बात हुई है, जो कश्मीर के अंदर 370-35 से हटाया है, वो इच्छा शक्ति से हटाया है। वो ही इच्छा शक्ति यहाँ के राजनेताओं को पैदा करनी पड़ेगी, और जो है सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। जीरो टॉलरेंस अपराधों के लिए, जीरो टॉलरेंस। एक भी तरह का अपराध हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरह का अपराध हम, ये बिल्कुल सख्त, सब तमाम तरह के आपको पुलिस को कहना पड़ेगा। पुलिस जितने भी जो यहाँ के अधीक्षक है कि हम जो है कलेक्टर हैं, हम अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो पर टॉलरेंस। ये संदेश जाएगा, मजा आते जो हो जाए। आप छोटा सा शहर है, तमाम तरह के आप जो है कैमरे फिट करो, और कैमरे हैं भी तो उनको आप मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। आप ढंग से मॉनिटरिंग करो। है, आप अगर इतना अच्छा काम करोगे तो सबसे पहला काम आप सुरक्षा बल प्रदान करोगे, तो लोग बाग अलवर आने के लिए तरसेंगे। अलवर जैसा छोटा शहर, अब आप पानी की समस्या लो, हमारा शहर 2 झीलों का शहर है। कमाल करते हैं। स्टेट टाइम पर हमारे राजा रजवाड़ों ने एक झील से पानी लाने की व्यवस्था की थी, वो झील तमाम भरी रहती है, पूरे साल भरी रहती है। और आप कह रहे हो पानी की समस्या? पानी की समस्या राजनेताओं की इच्छा शक्ति के कमी के कारण है। मैं कहता हूं अलवर में कोई पानी की समस्या नहीं हो सकती। आपको जरूरत इस बात की है कि आप वो जो सिलीसेड का पानी नहर बनी हुई है, आप, लेकिन उस पर अतिक्रमण हो रहा है, जगह जगह तोड़ रखा है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपका पॉलिटिकल मोटिव है। आप उस नहर को दुरुस्त करो, उसके अंदर बड़ी पाइपलाइन डालो, और तुरंत, मैं कहता हूं अगर आप में इच्छा शक्ति हो तो 1 महीने के अंदर पानी की सुविधा समस्या का सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी आपको नजर आती है। बिल्कुल आती है। 15 सालों से भाजपा के विधायक हैं अलवर में। देखिए, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। भाजपा की सरकार थी, हमारी थी, बहुत सारे काम हुए थे और होने भी थे और हो भी रहे हैं, लेकिन जो है अब आज की जो सरकार है, गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो सिर्फ सत्ता संघर्ष में लगी हुई है, और आपस में 2 नेता बड़े स्तर पर लड़ रहे हैं, और उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, जिन रेवड़ियों का कोई धरातल के ऊपर काम नहीं है। और जो है हमारे जो यहाँ पर जो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, अपराधों पर रोकथाम लगनी चाहिए थी, उसके अंदर पूरी तरह से गहलोत सरकार, अलवर की सरकार फेल रही है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो रही है। टेहला जैसी जगह में हजारों बीघा जमीनों को जो है बंदरबांट की जाती है, वहां पे कलेक्टर पकड़ते, प्रशासनिक अधिकारी पकड़ते हैं उसको, और उसका ट्रांसफर करा दिया जाता है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। अलवर जो है पूरे प्रदेश के अंदर रेपिस्तान बना हुआ है। कमाल की बात है। आप ऐसे आप सुरक्षा के ऊपर बिल्कुल जो है तमाम तरह की जो है अपराध हो रहे हैं, कोई चेन स्नैचिंग करके ले जा रहा है, घरों में चोरियां हो रही हैं, आप मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। तो ये थे डॉक्टर पंकज गुप्ता, जिनके हमने विचार जानने की कोशिश की
आप लोगों तक इनके विजन को पहुंचाने का प्रयास किया। वो भी जो वजह है हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस प्रोग्राम का नाम दावेदार है। डॉक्टर पंकज गुप्ता भाजपा से अलवर से यहाँ दावेदारी जता रहे हैं। आने वाले भविष्य में अगर इनको टिकट मिलता है, भाजपा इन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है, तो हमारा जो प्रयास है कि इनके जो विचार हैं वो आप लोगों तक पहुंचने चाहिए, ताकि आप डॉक्टर पंकज गुप्ता को समझ सकें, उनके विचारों को समझ सकें, ताकि आने वाले चुनाव में अगर आपको चयन करना है, आपको ये ठीक लगते हैं, तो आप इनका सहयोग कर सकें। इसी उद्देश्य से यह प्रोग्राम हमारा दावेदार बनाया गया है। तो दीजिए इजाजत। डॉक्टर पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे स्टूडियो में आकर समय दिया। चलिए, तो फिर मुलाकात होगी, फिर किसी और शख्सियत के साथ, किसी और दावेदार के साथ। राजस्थान में है फिर से चुनाव, देखते हैं किसका फिट बैठता है दांव। किसकी है तैयारी बहुत और कौन कौन है तैयार, किसका है दावा तगड़ा और कौन कौन है दावेदार। देखना ना भूलें चुनाव 2023 दावेदार, सिर्फ STV पर।